नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज कोई बहस मुबाहिस नहीं होगी। रण क्षेत्र में तो आज बात होगी, और बात उनसे होगी जो भारत के बेटे हैं। भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से निकलकर ब्रिटेन पहुंचे। कभी सोचा नहीं था कि ब्रिटेन की राजनीति में भारत की महक इस कदर बिखेरेंगे। पहली बार जब ब्रिटेन की धरती पर कदम रखा तो सोच लिया था कि कुछ करना है। और कहते हैं ना कि जब हौसले बुलंद हों, सोच जब स्पष्ट हो, तो आप वो चीज जरूर हासिल कर लेते हैं जिसका सपना आपने संजो कर रखा है। सपना बुनते गए और सपना आज साकार भी कर दिया है। आज हमारे साथ भारतीय मूल का वो बेटा होगा जो अभी इस वक्त ब्रिटेन की राजनीति में लंदन वासियों के बीच में अपनी छाप छोड़ रहा है। एक ऐसे शहर से जहां पर भारतीय मूल के लोग महज 1% हैं। अब आप खुद अनुमान लगाइए कि जहां पर भारतीय मूल के लोग ही अगर 1% हो और वहां से किसी भारतीय को मेयर चुन लिया जाए तो ये भारत की संस्कृति की ही छाप है। हम सबसे पहले स्वागत करते हैं, हमारे साथ आज खास तौर से लंदन के वेलिंगबरो के मेयर श्री राज मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। राज मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार कि आपने हमें समय दिया। और आज की बात बहुत खास होने वाली है और हम आपसे बातचीत का सफर शुरू करें उससे पहले आपके लिए ही हमने एक विशेष रिपोर्ट बनाई हुई है। मैं चाहती हूं कि आज बातचीत से पहले अपने दर्शकों के सामने आपसे जुड़ी हुई जो उपलब्धियां हैं, आपकी जो कहानी है, वो एक रिपोर्ट के माध्यम से रख दिया जाए। तो आइए सबसे पहले राज मिश्रा जी से जुड़ी हुई ये कहानी जरा सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक छोटे से गांव भटेहरा से निकलकर इंग्लैंड के बोलिंगबोरो शहर के मेयर बनने वाले राज मिश्रा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन लाखों भारतीय युवाओं की प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद असीमित सपने देखते हैं। किसान परिवार में जन्मे अपने माता पिता की छठी संतान राज मिश्रा का सपना था इंजीनियर बनने का। 6 साल पहले जब वो लंदन एमटेक की पढ़ाई के लिए रवाना हुए थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वो ब्रिटेन की राजनीति में कदम रखेंगे और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। लेकिन उन्होंने वहां न केवल अपनी शिक्षा पूरी की बल्कि ब्रिटिश समाज, संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था को भी करीब से समझा। कंजर्वेटिव पार्टी से जुड़कर उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और जमीनी स्तर पर काम किया। 6 मई 2025 को वेलिंगबोरो के विक्टोरिया वार्ड से पार्षद चुने जाने के बाद 12 मई को उन्हें सर्वसम्मति से टाउन काउंसिलिंग का 5वां मेयर नियुक्त किया गया। खास बात यह है कि जिस शहर की आबादी में भारतीय मूल के लोग केवल 1% हैं, वहां किसी भारतीय का मेयर बनना एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है। ये केवल उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि भारत की साख, मेहनत और संस्कारों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति है। उनके पिता मुन्ना लाल मिश्रा, जो अब भी गाँव में रहते हैं, गर्व से कहते हैं कि हमें लगा था कि बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि राजनीति में जाएगा और पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। राज मिश्रा ने अपने कार्यकाल के लिए 2 चैरिटी संस्थाओं, वेटरसन्स कम्युनिटी नेटवर्क और लुइसा ग्रेगी हॉस्पिस को समर्थन देने का संकल्प लिया है। उनके लिए नेतृत्व सत्ता नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। वे मानते हैं कि राजनीति जन कल्याण का रास्ता है, न कि किसी लाभ का। भारत को लेकर भी उनके मन में अपार श्रद्धा है। वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक मंच पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई है और आज भारत एक आत्मनिर्भर, सम्मानित और निर्णायक राष्ट्र बन चुका है। भटेहरा से ब्रिटेन तक उनका यह सफर संघर्ष, समर्पण और सफलता का जीवंत उदाहरण है। एक ऐसा नाम जो आज विदेश में भी भारत की मिट्टी की खुशबू फैला रहा है। सुदर्शन ब्यूरो। तो एक ऐसा सफर जो आदर्श बन चुका है, एक ऐसा सफर जिसमें आने वाले वक्त में कुछ चुनौतियां भी होंगी, लेकिन कहते हैं ना कि चुनौतियों पर आप आसानी से पार पा सकते हैं जब आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य निर्धारित हो। और ऐसा ही कुछ राज मिश्रा जी के साथ भी जुड़ा हुआ है। राज जी, मैं अब आपसे बातचीत का सफर शुरू करती हूँ और मैं आपके सोशल मीडिया को देख रही थी और आपने एक बहुत खूबसूरत सी लाइन अपने पोस्ट पे लिखी हुई है, No one else will make it for you, be the change and start it now। तो ये मान लिया जाए कि भटेहरा से ब्रिटेन तक पहुंचने का ये जो सफर है उसी एक चेंज को लाने के लिए है, जिसके बारे में आज आप इन पंक्तियों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए नजर आए। लावनी जी नमस्कार और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार।
बहुत बहुत आभार आपका मुझे बुलाने के लिए। मुझे लगता है वो पंक्तियां मैंने करीब 10-12 साल पहले लिखी थी, जब वो ट्विटर हुआ करता था, और तब से आज तक वो वही है। और मेरा ये हमेशा से विश्वास रहा है कि आपको परिवर्तन लाने के लिए खुद ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हजारों वर्षों की, आप अगर देखें इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे तो जिम्मेदारी हमेशा आपके हाथों में है कि आप क्या बदलना चाहते हैं। क्योंकि आकांक्षाएं हम रख सकते हैं, अपेक्षाएं हम रख सकते हैं लोगों से करने के लिए, बट वो कहीं ना कहीं आपको फिर से डिसअपॉइंट करेगा, दुख देगा कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि वही कहीं मेरा मोटिवेशन रहा है हमेशा से कि अगर कुछ करना है तो शुरू करते हैं, क्योंकि करने से ही होगा। तो इसी लक्ष्य के साथ मैंने अपनी शुरुआत करी है राजनीति की। 3 महीने हो गए हैं मुझे अब राजनीति में लगभग। ये दौर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी प्रेम मिल रहा है, काफ़ी उत्साहित हूँ मैं लोगों की कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस को देख करके, भारत से इतना प्रेम देख करके। तो मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा विनम्रता से। और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं माता विंध्यवासिनी की कृपा है, मेरे घर वालों का प्रेम है, आशीष है, जिसकी वजह से मैं यहाँ आपके सामने आज बैठा हूँ। आप तो पढ़ाई के लिए गए थे साहब, अचानक से राजनीति का सफर वहां से शुरू करना, ये कहानी कैसे शुरू हुई आखिर? तो मैं जब पहली बार यूके आया था तो मैं पढ़ने आया था मास्टर्स इन एडवांस कंप्यूटर साइंस। तो मैंने वो किया, आई गॉट मैरिड, आई ग्रेजुएटेड विद माय मैरिड। उसके बाद मैंने डिफेंस में काम किया, फिर मैंने बैंकिंग में काम किया। उसके बाद अभी इस साल मार्च में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेशन है भारतीयों का, कहीं ना कहीं जो हिंदूज का रिप्रेजेंटेशन है वो पीछे है भी पूरे यूके में। तो मैंने वो डिसीजन लिया कि नहीं, अगर कोई और नहीं कर रहा है तो मैं तो करूंगा ही, आउटकम जो भी हो। लेकिन एक स्ट्रेटजी के साथ मैं पार्टी कंजर्वेटिव के हेड से मिला, उनसे बातचीत करी। उन्होंने बहुत आभार दिया, बहुत प्रेम दिया, बहुत स्वागत किया मेरे इस कदम का, क्योंकि उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक सारे समाज को विभिन्नता के साथ जो एकता है वो लेके चलने की बात है कंजर्वेटिव पार्टी में। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैंने पार्टी ज्वाइन करी और फिर मुझे कैंडिडेट चुना गया विक्टोरिया से कि वहाँ से मैं काउंसिलर के लिए चुनाव लड़ूंगा। उन 2 महीनों में मैंने कैनवसिंग करी, लोगों से जाके मुलाकात करी, बहुत सारा पॉजिटिव फीडबैक था जो कि हमेशा उत्साहित करता था। कोई ना कोई ऐसा मिल जाता था हर दिन जो मुझे कहता था कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो और करो, और हमें ज़रूरत है कि जो लोग ग्राउंड पर उतर के ग्राउंड की रियलिटी को देख करके और हमसे मिल करके काम करें। तो कहीं ना कहीं वो एक इंस्पिरेशन है फॉर चेंज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। और जो भी हमारे भारतीय मूल के लोग भारत यूके में रह रहे हैं, जो आने के लिए इच्छुक हैं, उन सब के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ये साधन बनेगा। हो सकता है कि मेरी कहानी उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने कि ये भी किया जा सकता है, और ये भी एक बदलाव का कारण है कि कहीं ना कहीं हम लोग उस बात को, अपने समाज को विश्व पटल पर रख पाएं। बिल्कुल, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, बदलाव का ये समय है। और आपने कहा कि कोई हिंदू, और जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो हम भारत को अपने मन में बसा लेते हैं, क्योंकि भारत का आधार ही ये है। लेकिन एक बड़ा सवाल, आप जिस जगह से चुने गए हैं, जैसा मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि वहाँ तो भारतीय बहुत कम है, तो क्या ये मान लिया जाए कि दरअसल जो ब्रिटेन के ही मूल निवासी हैं वो भी अब भारत, भारतीयता, हिंदुत्व को ही असल उसकी जो स्थिरता है, उसका जो अस्तित्व है, उससे अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जैसे मैंने कहा स्थिरता है, उस स्थिरता के लिए? देखिए, अगर हम सनातन की बात करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे हम लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। हमारा धर्म और हमारी जो संस्कृति है वो हमेशा से इस बात की अगुवाई करती है कि पूरा जो विश्व है वो हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की जो हम बात करते हैं वो सिर्फ बातों में नहीं, वो हमारे कल्चर में भी दिखती है, हमारी संस्कृति में भी दिखती है साफ साफ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ब्रिटेन में, यूके में पूरे, आपको हमेशा हमारे धर्म के प्रति, हमारे लोगों के प्रति बहुत इज्जत है लोगों के मन में। ऐसा नहीं है कि वो हमें हेय दृष्टि से देखते हैं। हमेशा एक पॉजिटिव रहता है कि अच्छा ये इस जगह से आता है, भारत से आ रहा है, हिंदू रिलीजियस है। तो क्योंकि हमारा इतिहास रहा है, हम लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग रहे हैं शुरू से, और हमने आज तक ऐसा कुछ किया भी नहीं है किसी के साथ कि हमें कोई हेय दृष्टि से देखे।
दूसरी बात यह है कि जब आप काम करने के लिए ग्राउंड पर आते हो तो ये मैटर नहीं करता है, मुझे लगता है ज्यादा, कि आप कहाँ से कैसे आते हो। यह मैटर करता है कि आपका इंटेंशन क्या है उस बदलाव के लिए जिसकी अपेक्षा लोगों को है। तो मुझे लगता है कि लोग मुझे जिस दृष्टिकोण से देखते हैं या जिस दृष्टि से देख के मुझे उन्होंने चुना है, वो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं बदलाव लेके आऊंगा, और उसके प्रति मैं वचनबद्ध भी हूँ। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, मैं अपने काउंसिल में काम भी इस तरीके से हम शुरू कर रहे हैं कि वो विजिबल हो, वो इम्पैक्ट विजिबल हो सबके लिए। बिल्कुल, आपने इंटेंशन की बात की, तो मैं आपकी ही बातों से आज जो सवाल आपकी बातों से ही निकालूंगी। हालांकि बहुत सारे सवाल मैंने तैयार किए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब आपसे बात होगी तो आपकी बातों से ही सवाल निकलेगा। आपने कहा कि इंटेंशन, और इंटेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इनिशिएटिव लेना। आपने उस अच्छे इंटेंशन को समझा, इसलिए इनिशिएटिव लिया। लेकिन जब हम बीते अगर हम राजनीतिक इतिहास को अगर देखें या राजनीति के पन्ने पलटें ब्रिटेन के, तो हमने देखा कि वहाँ पर पाकिस्तान मूल के लोगों का ज़्यादा आधिपत्य रहा है। और आपने कहा कि एक बदलाव लोग चाह रहे थे, एक इंटेंशन उनका था जो बदलाव चाहता था। ये बदलाव उस वक्त शुरू हो जाता है जब ऋषि सुनक जी को चुन लिया जाता है प्रधानमंत्री के तौर पर। ये बदलाव तब शुरू हो जाता है जब राज मिश्रा जी को चुन लिया जाता है एज अ मेयर। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव क्या है? क्योंकि हम, जैसा मैंने कहा कि पहले हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मूल के लोग ज्यादा हावी रहे हैं ब्रिटेन की राजनीति में, और जब हम मेयर्स की बात करते हैं, मैं भी बहुत सारी चीजें देख रही थी, ज्यादातर नाम पाकिस्तानी मूल से आ रहे थे। लेकिन अब भारतीय मूल और हिंदुओं को चुनना, ये अपने आप में कैसा बदलाव है? मुझे लगता है कि पहले लोगों के पास इतना ऑप्शन था नहीं। पहले हमारे भारतीय मूल के जो लोग हैं, पहला तो ये है कि जब आप राजनीति में जाएंगे तब आपका चुनाव होगा। अगर यही फैसला मैंने 3 महीने पहले नहीं लिया होता तो क्या पता किसी और के पास आज मेयर की सीट होती। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो इनकरेजमेंट की बात है, जो हम लोग हमेशा, जो जितनी कम्युनिटीज हैं इंडियंस की और हिंदूज की, हम जिसमें बात करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम नहीं होंगे तो वही है कि बाकी जो लोग बैठे हो हमारे लिए नहीं बैठे हैं, हमारे लिए सोचेंगे नहीं, हमारी बात भी कोई नहीं करे। बीइंग अ माइनॉरिटी इन अ कंट्री, जहां पर हमारी जनसंख्या, अगर आप पूरे भारत की जनसंख्या देखेंगे, जितना रिप्रेजेंटेशन है पूरे यूके में, वो भी 2% से 3% के बीच में, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन हमारी जो प्रतिभाएं हैं, हमारा जो काम है, हमारा जो संकल्प है बेहतर करने के लिए, वो सिर्फ राजनीति में नहीं है, हर जगह हम करते हैं। आप कहीं भी देखिए, भारतीयों की बहुत इज्जत है, और मोदी जी के आने के बाद ये आगे ही बढ़ा है। लोगों ने एक जो पर्सपेक्टिव था उनका देखने का, भारतीयों को, हिंदूज को, वो बदला है। वो जो एक नैरेटिव पहले फैलाया गया था बाकी गवर्नमेंट्स के द्वारा, या बाकी, मैं गवर्नमेंट्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी एजेंसीज के जैसे भी उन्होंने नैरेटिव बनाए थे, वो बदल रहे हैं। आज हमें एक दृष्टि को एक अच्छी नज़र से देखा जाता है, और हमेशा हर जगह इज्जत मिलती है। तो जब ऋषि सोनाक जी आते हैं, जब मैं चुनाव में आता हूँ, तो ये एक इनिशिएटिव है देखने के लिए कि बाकी लोग भी जो भारतीय मूल के हैं वो इसमें आ सकते हैं और एक परिवर्तन लाया जाए। और हम लोग का, अगर आप देखेंगे पिछली बार के जितने मेयर्स थे, उससे इस बार अगर आप देखेंगे तो इंडियंस हिंदूज की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो कि राजनीतिक क्षेत्र में आए हुए हैं। राजी, क्या आप इसका एक कारण इसे भी मानते हैं क्योंकि जिस तरह से ब्रिटेन में इस्लामिक आतंक की तस्वीरें आने लगी, जो जिहादी मंशा, जिहादी सोच जिस तरीके से वहाँ पर हावी होती गई, वो हमले भी हमने देखे, वो तस्वीरें भी हमने देखी, इसके बाद वहाँ के लोगों ने समझा कि आखिर परिवर्तन सकारात्मक होना चाहिए। आतंक का खात्मा, और आतंक को इस्लामिक आतंक मानना और कहना, ये जो एक बड़ी बात आपने कहा कि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से एक बदलाव हुआ, तो ये बदलाव हमने यहाँ देश में महसूस किया। क्या यही महसूस करके ब्रिटेन में भी अब लोगों ने भारत और भारतीय मूल के लोगों को चुनना ज्यादा बेहतर समझा बनस्पत पाकिस्तान के लोगों को? देखिए, अगर आप दुनिया की राजनीतियों पर आपकी नजर रहती है, आप समझेंगे इस बात को कि बदलाव शुरू हो चुका है, और लोग कभी भी आप ऐसी किसी भी मानसिकता को कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है जहां कोई भी एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे कोई और भी हो। आप आज समाज इस चीज के लिए तैयार ही नहीं है कि आप जैसे तैसे कहानी बना के निकल लेंगे। आप जो करेंगे वो कहीं भी आप करेंगे, पूरे विश्व पटल पर देखा जाएगा, और आपको उस चीज के लिए क्रिटिसाइज भी किया जाएगा।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो पूरे विश्व भर में ये चीज हो रही है कि लोग अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के साथ कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है तो उसके अगेंस्ट सब लोग खड़े हैं, पूरा समाज खड़ा है। और हो सकता है कि आपकी जो बात आपने कही कि ये भी एक वजह हो सकती है जहां पर लोग अब उन लोगों को चुनने से बच रहे हैं जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट किया है। जी, और ऐसे में क्योंकि अब भारत की जब हम बात करते हैं, भारत और ब्रिटेन के संबंधों की बात करते हैं, आज का भारत नया भारत है और आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर, आतंक के समूल विनाश का जो प्रण लिया है भारत ने, जो प्रणेता बनकर भारत उभरा है, हमारे लिए अब ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल हो चुका है। ब्रिटेन इसे कैसे लेता है? देखिए, जिस नज़रिए से मैं इस चीज़ को देखता हूँ और मैं कहता भी हूँ इस चीज़ को कि किसी भी फॉर्म में टेररिज्म को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो कहीं भी। ऑपरेशन सिंदूर एक मैसेज है उन सब लोगों के लिए कि पहले क्या होता था, आप करते थे, लोग टीवी पर आके क्रिटिसिज्म खेद जता देते थे और कहते थे कि हम निंदा करते हैं उनकी, बातें खत्म हो जाती थी। अब वो नहीं चलेगा। भारत ने अपना स्टैंस जो है बदल दिया है। अब ये है कि सठे साठ्यम समाचरित, आप कितने प्यार से किसको समझाएंगे वो प्यार नहीं चलने वाला है। तो आप जिस भाषा को समझेंगे उसी में समझाया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर एक जीवंत उदाहरण है उस चीज का कि जो पाकिस्तान ने हमेशा से कर रखा है उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि थोड़ा और ठोकना चाहिए था। बड़ी बात कह रहे हैं आप, थोड़ा और ठोकना चाहिए। और यहाँ पर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब जो डेलीगेशंस है वो बाहर जा रहा है, पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है और हमने तो मल्टी प्रोंग एक्शंस लेना शुरू कर दिया है। लेकिन ज़रूरत है दुनिया भर के देशों को खुलकर साथ आने की। अब ऋषि सुनक साहब ने जैसे खुलकर एक स्टेटमेंट दिया कि जो भारत ने किया वो संप्रभुता के लिए जरूरी था और वो साथ खड़े हुए हैं। लेकिन दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ये कहते हैं कि भारत का कदम सही है, लेकिन फिर कहते हैं थोड़ा विचार करना चाहिए। ये जो डाइल्यूटनेस आ जाती है वो किस तरीके से इसको आप काउंट करते हैं? क्योंकि जब हम आतंकवाद की लड़ाई के विरुद्ध लड़ने को उतरे हुए हैं तब तो फिर हमें कुछ इफ एंड बट्स लगाने ही नहीं होंगे, उसके तो समूल विनाश का प्रण है। देखिए, वो सब कहते हैं और सब चाहते भी हैं वैसा हो, लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय और राजनीति को देखेंगे और समझेंगे तो ये है कि सब का अपना एक इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट में हो सकता है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग और दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इवन ऑन द डिस्कशन और पैनल्स। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो धीरे धीरे समझ रही है इस बात को। सब साथ हैं, ऐसा नहीं कोई खिलाफ जाके कुछ करने वाला है। मुझे लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ सारे देश खड़े हैं भारत के साथ और सब साथ देंगे। अब बात दूसरी है कि सबके अपने एक इंटरेस्ट की बात है कि अब चाइना है, हमारे और पड़ोसी देश जो भारत के आसपास के हैं, बांग्लादेश है, और तो उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरह से अलाइन करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई इस बात से डिसएग्री करेगा कि वो आतंकवाद के खिलाफ नहीं है और या वो भारत ने जो किया है वो सही एक्शन नहीं था। भारत ने बिल्कुल सही एक्शन लिया, बहुत तरीके से उनको जवाब दिया और उनको बताया भी कि देखिए हमने जो टारगेट किए हैं वो मिलिट्री फैसिलिटीज नहीं थी और हमारा बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट है, वो कैपेबिलिटी को दिखाता है। आप इस बात को समझिए कि प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स को हिट करना और वो बताना वो एक कैपेबिलिटी को दिखाता है कि हम एक ऐसी स्टेज पर हैं मिलिट्री डिफेंस में कि हम बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो अपने आप में वो एक स्टेटमेंट है। आपको लगता है कि ये जो लड़ाई है, लोग कह रहे हैं कि ये लड़ाई आतंकवाद के विरुद्ध है और हम भी ये कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ जोड़नी चाहिए, ये लड़ाई एक विचार के विरुद्ध भी है। वो विचार वो जो आसमानी किताब से चला आ रहा है, तो वो तो चाहे पाकिस्तान की धरती पर हो, भारत में कहीं उनकी मौजूदगी हो, ब्रिटेन में उनकी मौजूदगी हो, जब तक उस विचार से हमारी सीधी लड़ाई नहीं होगी तब तक क्या आपको लगता है कि हम समूल विनाश कर पाएंगे आतंकवाद का? नहीं, वो एकदम सही बात है आपकी, क्योंकि वो कुछ जगहें हैं, जो कुछ संस्थान हैं जो उसको टूल की तरह यूज करके लोगों को बरगला करके इधर उधर भटका करके डिस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं वर्ल्ड में, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा वर्ल्ड अगर आप देखें हर जगह क्रैकडाउन चल रहा है, लोग टारगेट कर रहे हैं कि कहीं भी कोई भी एक्सट्रीमिज्म एक्टिविटीज, एजुकेशन, ये सब बंद होने चाहिए। मुझे लगता है कि जो बाकी जगह जो भी इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं और जहां भी लगता है कि वो
सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं। जो सही शिक्षा का मतलब है कि जो भी उस सरकार की या उस देश की गाइडलाइंस के हिसाब से एजुकेशन है, दैट इज मस्ट एंड दैट शुड बी प्रोवाइडेड। तो उनको सबसे पहले शिक्षित करना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे लोग जो जा रहे हैं वो उनका इंटेंशन वही हो, लेकिन उस तरीके से उनको क्या कहते हैं माइंड वॉश किया जा रहा है कि वो जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कोई संवेदना है उनके लिए। इफ दे आर गोइंग फॉर दैट, दे डिजर्व टू बी डेड, सिंपल एज दैट, राइट। बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ सिंपल सी बात है, अगर आपने वो चुनाव किया है आतंकवादी बनने का, तो आपकी मृत्यु निश्चित है। जी, एक और बहुत बड़ी समस्या जो लगातार देखी जा रही है भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो हम कहते हैं कि और हम एक बार नहीं कई प्रमाणों के साथ गजवाए हिंद की जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, लेकिन ये केवल गजवाए हिंद नहीं है। हम तो ब्रिटेन में भी देख रहे हैं कि किस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स वहाँ पहुँच रहे हैं। अगर कहें तो उन्होंने जैसे जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या पाकिस्तान के ये जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, उन्होंने तो लंदन को भी लघु लाहौर बनाने के लिए सोच रखा है। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, वो स्पेसिफिक जो एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं, एजेंसीज उस पर काम कर रही हैं, उनको देख रही हैं और उनको उस तरीके से ही जवाब मिलेगा। अगर किसी को ये लगता है कि आप कहीं भी बैठ करके आप हमारी दृष्टि में नहीं हो या एजेंसीज की दृष्टि में नहीं हो, गलतफहमी में बैठे हुए। हमें सब पता है कहाँ कैसे कब हो रहा है, बस हम इस चीज का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हु इज अकाउंटेबल। क्योंकि देखिए, ऐसा ना हो कि एलिमिनेट करने के चक्कर में किसी बेगुनाह को कुछ हो जाए। तो जो कोशिश कर रहे हैं उनको ऐसा उचित जवाब मिला जाएगा, उनको निकाला जाएगा बाहर। ऐसा कोई नहीं है कि आप कुछ करते रहेंगे और कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। 100% आपको जवाब मिलेगा। अच्छा, आप देख रहे हैं कि आजकल एक और सज्जन हैं जो अपनी बातों से अक्सर पलटते हुए कभी कुछ कह देते हैं, फिर कहते हैं जी हमने ये नहीं कहा, फिर कहते हैं नहीं हमने तो वही कहा था। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है? डोनाल्ड ट्रंप, आपने सुना होगा कि किस किस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन की तरफ से बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन हम जो ट्रंप से एक्सपेक्टेशन जो दुनिया ने पाल कर बैठी हुई थी, वो जो एक्सपेक्टेशन थी वो उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। किस तरह से लेते हैं आप ट्रंप के स्टेटमेंट को, या बीते दिनों जो उन्होंने टैरिफ का कांड जो किया है उससे किस तरह से आप लेते हैं? देखिए, वो बड़ा ही एपॉलिटिकल है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से डिसेबिलिटी आई है उसकी वजह से मार्केट में आप देखिए कि सारे के सारे पूरा विश्व चिंतित है। क्योंकि अमेरिका हमेशा से बहुत बड़ा मार्केट रहा है सारे देशों के लिए। हम लोग बहुत सारा आयात निर्यात करते हैं उनके साथ, और उस लिहाज में अगर उन्होंने टैरिफ लगा दिया तो सबके लिए नुकसानदायक है, और सबसे ज्यादा नुकसानदायक अमेरिकन के लिए है। वो इम्पैक्ट उन पर ज्यादा पड़ेगा। आप जितना टैरिफ लगाएंगे उतना महंगा सामान पहुंचेगा आपके पास, और अभी आपके पास इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं कि हम फैक्ट्रीज बना देंगे, हम प्रोडक्शन हाउसेस बना देंगे, बनाने में समय लगता है किसी भी चीज को। अगर आप आज बनाना शुरू करेंगे 4-5 साल लगेगा, तब तक आप सत्ता से जा चुके होंगे। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आने वाली जो जनरेशन है उनको इम्पैक्ट पड़ेगा। हर चीज की जो कीमत है वो ऊपर चली जाएगी। आपको इनडायरेक्टली पे तो उनको ही करना पड़ेगा। हाँ, बाकी दूसरे देशों पर भी उसका इम्पैक्ट है, लेकिन सबसे डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो अमेरिकन पर है। और वो जो बातें जिस तरह से कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में हमने मीडिएशन कराया, बाद में कहते हैं कि नहीं मैंने तो मदद की थी, इस तरीके के स्टैंड को आप क्या कहेंगे? वो कुछ भी कह सकते हैं। वो ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, सो ही कैन से व्हाटएवर ही लाइक्स टू से। ऐसा कुछ नहीं कि उनके पास कोई आधिकारिक तरीका है जिसको ही वो स्टैंड को फॉलो करते हैं। उनका जो मन है वो बोलते हैं। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जब हम ब्रिटेन के लिहाज से बात करते हैं, ब्रिटेन और भारत के संबंधों के लिहाज से बात करते हैं, कि ब्रिटेन की धरती पर भी अगर देखें तो खालिस्तानी मूवमेंट जो रहा है, अगर वहाँ से अगर भारत विरोधी आवाज़ उठने लगे तो ये एक निश्चित रूप से थोड़ा चैलेंज ज़रूर है। हालांकि हम भारतीय, हम चैलेंजेस लेना, और आपने भी उसी चैलेंज को लिया और चैलेंज पार करके सफलता मिल जाती है, लेकिन फिर भी जो आवाज़ें उठती हैं उसे लेकर ब्रिटेन का क्या स्टैंड रहेगा? और जब आपने भी एक कुर्सी संभाल ली है तो आपकी तरफ से क्या स्टैंड रहेगा? ये हम लोग कोशिश करते हैं कि लिबर्टी जो है वो सबके पास रहे। जो फ्रीडम है उसको सब लोग एंजॉय करें। उनको देश में फ्रीडम मिलता है कुछ भी कहने का, लेकिन किसी भी तरह का क्षति, किसी भी तरह का आक्रोश जो है वो एजेंसीज विद इन द लॉ विल बी हैंडल्ड देयर। बाकी देखिए, खालिस्तान का जो व्यू है मेरा, वो मुझे लगता है कि वो बस चंद लोग हैं जो
इसके पीछे पड़े हुए, उसका कोई आउटकम नहीं है। मुझे तो लगता है वो आउट ऑफ डिस्कशन कर देना चाहिए। जितना हम लोग डिस्कशन करते हैं, मुझे लगता है उतनी उनको हवा मिलती है। वेरी ट्रू। तो उनको हवा ही नहीं देनी है, आप उनकी बात ही करना बंद करिए। और ये लोग कुछ है नहीं, ये छोटे मोटे ग्रुप्स हैं, ये खुद चले जाएंगे। और आप ये भी याद रखिए कि बाहर ही हल्ला करेंगे। ये लोग वो नहीं है जो इंडिया में आके कुछ करने वाले हैं या इंडिया गवर्नमेंट से बात करने वाले हैं। इनका वो इंटेंशन ही नहीं है। इनका इंटेंशन है कि सिर्फ मुझे लाइमलाइट मिल ही रहे। आप यही देखिए, कनाडा में हो रहा था, और जो हमारे रिप्रेजेंटेशन थे बहुत सपोर्ट कर रहे थे खालिस्तान को। खुद इस बार सरकार लोगों ने उनको वोट नहीं दिया और हार गए। तो लोग बहुत क्लियर हैं, किसी को कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का एक्सट्रीमिस्ट नहीं चाहिए। लोग आजकल इस तरीके से बढ़ना चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन को एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिले, एक पॉजिटिव और मिक्स सोसाइटी हो जिस पर सबको आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले। और इसमें अब आप आके खालिस्तान का झंडा उठाएं, खालिस्तान का नाटक करें या फिर आके पाकिस्तान वाला ड्रामा करें, उसे करने से कुछ होता नहीं है। आप बस आ करके अगर आपको 4 न्यूज चैनल ने पिक कर लिया तो आप हवा में है कि भाई मेरी बातें सुनी जा रही। ऐसा कुछ नहीं है। आप वही ग्रुप 4 जो 20 लोगों का ग्रुप है, आप वहीं हैं और वहीं रहेंगे। आपका बस कुछ विकास नहीं होने वाला। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे लोगों को ना उनका जिक्र होगा और ना ही उनको ज़्यादा माइलेज मिलेगा। लेकिन क्योंकि आपके साथ बात हो रही है और आपने लक्ष्य और उद्देश्य बहुत बड़े बड़े बना कर रखे हुए हैं, ख़ासतौर से आप जिस क्षेत्र में हैं, ना केवल आप राजनेता हैं बल्कि आप का बिजनेस भी है और आप चाहते हैं कि उसके माध्यम से भारत के साथ और भारत के लोगों के साथ एक नया रिश्ता बने। किस तरीके से आप उसे आगे ले जाएंगे? देखिए, तो मेरी श्रीमती जो मेरी धर्मपत्नी है अभिषेकता पांडे, उनकी कंपनी है सेमी आई सॉल्यूशंस, जो कि आईटी और एआई कंसल्टिंग में काम करती है। हम लोगों ने जो भी हमें भारत से मिला है, जो भी हमने सीखा है, हम चाहते हैं कि भारत में एक 1000 इंजीनियर्स का डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा पर काम करेंगे और दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे वहाँ पर। और वो हमारा लक्ष्य है, उस पर हम काम कर रहे हैं। कंपनी हमारी इंडिया में भी रजिस्टर्ड है, यूके में भी रजिस्टर्ड है और उस पर बहुत ही अच्छे से काम हो रहा है। आने वाले समय में ये चीज़ जल्दी ही इम्प्लीमेंट करके हम लोग कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक 1000 इंजीनियर्स का डेवलपमेंट सेंटर खोला जाए। यानी कि जैसा कि हम लोग कहते हैं कि अब रोज़गार ढूंढता ही नहीं, युवा रोज़गार देने वाला बनता है। और ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर से हम कहेंगे कि बहुत जल्द भारत के लोगों का भी परिचय होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि समय अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन सवाल तो बहुत है आपसे बात करने का। लग रहा है मुझे कि 1 घंटे अगर बात होती रहे तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएगी। लेकिन भारत और ब्रिटेन के जो संबंध है, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये और कैसे मजबूत होंगे? और राज मिश्रा जी इस संबंधों को और मजबूत करने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, मैं अभी मोस्ट रिसेंटली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो डेलीगेशन आ रहे हैं इंडिया से, मैं उसको सपोर्ट करूँ, उनसे कोशिश करूँ कि जो वो बात रखना चाहते हैं वो सिर्फ उन लोगों तक, जो लोग मिल रहे हैं उन लोगों से भी आगे बढ़े, वो हमारे समाज में फैले कि क्या हमारा स्टैंड है, क्या इंडिया करना चाहता है। और अभी आपने देखा होगा कि रिसेंट डील हुई है यूके और इंडिया की, तो उससे बहुत सारा फायदा होने वाला है यूके को भी और इंडिया को भी। तो यूके के स्टैंड पॉइंट से हम इस तरीके से देखते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक बेहतर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो और जहां भी जैसे भी हम मदद कर पाए पूर्णतः हम लोग सपोर्ट करेंगे। सुदर्शन के दर्शकों को चलते चलते कोई संदेश, कोई विशेष बात जो साझा करना चाहते हो आप? मैं सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगा और कहूँगा कि प्रार्थना करते रहिए मेरे लिए। हो सकता है हम आप लोगों से बहुत जल्दी मिलने आएंगे और कोशिश रहे। बाकी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद राज मिश्रा जी, और आगे के लिए भी आपको हम सभी भारतीयों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप लोगों ने देखा राज मिश्रा जी, जो कि ब्रिटेन में वेलिंगबरो से मेयर हैं और भारतीय मूल का हो करके ब्रिटेन में जिस तरीके से अब राजनीति के क्षेत्र में भारतीय सनातन का परचम लहरा रहे हैं, सनातन को आधार बनाकर, हिंदुत्व, हिंदी को आधार बनाकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और खुलकर इस्लामिक जिहाद पर बोल रहे हैं, ये एक परिवर्तन को बताता है। और ये परिवर्तन तभी संभव हो पाया है जब भारत के नेतृत्व ने अपनी सोचने की, नीति निर्धारण करने की जो तरीका है उसे बदल दिया। क्योंकि कहा भी जाता है कि अच्छी नीयत से नीति बनती है और नीति से ही नियति निर्धारित होती है। ये है आज का भारत। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और रण क्षेत्र में आज इस मुलाकात में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।